नमस्कार, मैं हूं अजय। गोरखपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का सबसे बड़ा मंच सजा, जिसमें खुद सीएम योगी ने शिरकत की। चुनाव से पहले धमाकेदार इंटरव्यू में सीएम योगी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सीएम योगी से लखीमपुर हिंसा से जुड़े लेकर अखिलेश और शिवपाल से जुड़े हुए भी सवाल पूछे। सुनिए न्यूज 18 के मंच पर योगी सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तौर पर कई काम हुए हैं, कई काम होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज़्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बचाना चाहती है, इसलिए टाल मटोल कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ डर गए हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी अक्षमता की वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। किसानों के ऊपर जिस तरीके से हत्यारे केंद्रीय मंत्री ने गाड़ी चढ़ाई और भाजपा सरकार आज 5वें दिन पर भी उसे बचाने का काम कर रही, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, इस बात से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। लोगों के मन में आक्रोश है। मिश्रा के घर एक नोटिस चस्पा कराया पुलिस ने कि आशीष मिश्रा हाजिर हों। वो अभी तक हाजिर हुए नहीं है, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो हाजिर हुए हैं। क्या आशीष मिश्रा फरार है, ये मान सकते हैं? देखिए, पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा, और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं। हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन
किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो न्यूज 18 के मंच पर दो टूक साफ कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो भी कसूरवार होगा सजा जरूर मिलेगी। और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि अगर बीजेपी चाहती तो कुछ घंटे के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती। हो या मोदी जी हो, इनके जो काज करने की जो शैली है ना, वो सब पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये कुछ करने वाले नहीं हैं। ये तमाम क्रिमिनल्स को, जिन्होंने ये घटना घटी है, उसको बचाने का प्रयास है। अगर इतने ये इंसाफ पसंद थे तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये टाल मटोल सिर्फ उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा है और 2022 में जिसको बीजेपी चुनाव में भी लेके जाएगी, आपने भी कई बार कहा है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कई बार बोला है कि कानून व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पर में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ ठोक तंत्र की सरकार चल रही है। हाल ही में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको भी उन्होंने गिराया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले भी उसी पे होंगे। पब्लिक जिसको अप्रिशिएट कर रही है और जो आपकी छवि को बदल रहा है, हमले उसी पे होंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नज़ीर बनी है, एक स्थापित सत्य है, 4.5 वर्ष का एक स्थापित सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, इसके बीच में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार उसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्य कर रही है। गोरखपुर के मामले तो पुलिस ने ही कर दिया। क्या मैं क्या करूँ ना जी, पूरी इसके लिए हम लोगों ने जांच ट्रांसफ़र की है, हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हमने सीबीआई को भी इसके लिए लिख के भेजा है और आप चिंता मत करिए, एकदम प्रभावी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना पड़ता है फिर ही कार्रवाई होती है। बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती है। अखिलेश जी तो जब सो के उड़ते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। और ठोक तंत्र की सरकार आई है तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया गया है या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें इनका परेशान होना स्वाभाविक है। तो उनकी परेशानी, जब वो इस बात को कहते हैं तो उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहाँ झलक रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है, ये सिर्फ फीते काटने का काम करते हैं हमारा। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है? बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है? पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहाँ पहुँचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहाँ ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नज़र आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहाँ पहुँचा दी है। उनका कहना है कि घूमने का शौक है, इसमें घूमने पे क्यों योगी जी भी घूमा करें? इससे हम मना कहाँ कर रहे हैं जी? जी, घूमने के लिए कौन रोक रहा? आप ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, द्वीप में रहिए ना, आराम की, ऐसो आराम की ज़िंदगी चाहिए। कौन आपको रोक रहा है? भगवान चाहे, मैं तो चाहूँगा कि ज़िंदगी भर वह ऑस्ट्रेलिया की किसी द्वीप में मटर गश्ती करें, यूरोप में जाकर के अपनी छुट्टियाँ मनाएं, खूब फुर्सत के साथ मनाएं। तो आपको छुट्टी मनाने में तकलीफ है? मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्यों तकलीफ होती? मुझे तो प्रसन्नता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अब प्रवासी भारतीय हो गया है ऑस्ट्रेलिया में।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखनी चाहिए और कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस तरह लोग घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज तक इतिहास में उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इनकी भाषा से उत्तर प्रदेश के लोगों का सर शर्म से झुक जाता है जिस भाषा का इस तरह घटिया भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। अखिलेश यादव जी 12 तारीख से अपनी जन यात्रा को शुरू कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी उनसे समझौता करना चाहते थे, उन्होंने 11 तारीख तक की डेडलाइन दी है। कैसे देखते हैं आप? चाचा भतीजा तो साथ में नहीं आते हुए दिख रहे अभी तो। देखिए, ये उस राजनीतिक दल का अपना घर की समस्या है। शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि अभी तो मैं देख रहा था लखीमपुर खीरी के मामले में जी, मुझे लगता है कि सपा से बड़ा डेलीगेशन शिवपाल जी का था। 1000 लोगों के करीब थे। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं 5-6 हज़ार लोग रहे होंगे। 5-6 हज़ार लोगों के साथ सपा के उसमें 300-400 लोग थे, उनके साथ 5,000-6 हज़ार लोग थे। तो जनाधार बताता है कि भाई किसके साथ कितने लोग हैं। तो इतना बड़ा नेता, एक लंबा अनुभव उनके साथ है। और ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, व्यक्तिगत छवि हो सकती है, लेकिन सपा के लिए उनका कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। के पहले दिन कलश की स्थापना की। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा, आशीष मिश्रा को बयान दर्ज कराने का आदेश। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी हैं आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह का बयान, 2 लोगों से पूछताछ, मौके से कारतूस के खोखे बरामद। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एचसी के रिटायर्ड जज अध्यक्षता में न्यायिक कमेटी गठित, आशीष पांडे और लवकुश गिरफ्तार, आशीष मिश्रा अब भी फरार। बहराइच दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, गुरविंदर सिंह के परिवार से की मुलाकात। लखीमपुर हादसे में हुई थी मौत। बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी, आपने समय निकाला हमारे इस मंच के लिए। बहुत ज़रूरी था आपका आना और हमारे तीखे सवाल तो होंगे ही आपसे क्योंकि जनता की डिमांड ये है। लेकिन सबसे पहले जो मेरा शुरुआत है, बिना समय गवाए, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम भी है सियासत कितनी फिल्मी। कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना हो तो उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन आजकल दिल्ली टू लखनऊ पहुंचने की तैयारी है वाया लखीमपुर। ये सियासत कितनी रील, कितनी रियल? पहली बात तो मैं पूरे नेटवर्क 18 की टीम को, अमीश जी यहाँ, अमीश भैया बैठे हैं, आपको, अपर्णा जी, सब लोगों को बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पे आप लोगों का स्वागत है, इस तपोभूमि पे। ये आप लोगों को बता दें, बड़ा ही पॉपुलर चैनल है उत्तर प्रदेश, जब समस्त देश का है, बिकॉज बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग को बहुत देखा जाता है, तो आप लोगों का ढेर स्वागत। बात आपने की लखीमपुर खीरी की, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देखिए, वहाँ जो हुआ हादसा, जो मृत्यु हुई वो 8 लोगों की, वो बहुत दुखद है। और उस पर अब जो एक सियासत चल रही है वो भी बहुत दुखद है, जहाँ की पूज्य महाराज जी ने, राज्य सरकार ने मुआवजा से लेके सारी चीज़ों को और अमन शांति के लिए भी सारी पहल की, लॉ एंड ऑर्डर को भी पूरा कंट्रोल किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसको बिगाड़ने का जो प्रयास चल रहा है वो देख के बहुत एक कॉमन मैन की तरह, नागरिक की तरह, कलाकार की तरह, गोरखपुर के सांसद की तरह ये देख के हमको बहुत दुख होता है कि किस तरह चीज़ों को बढ़ा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा और आग भड़काया जाए, उसको दंगे का रूप दिया जाए, उसको कम्युनल रूप दिया जाए या उसको राजनीति की जाए। ये बहुत ही दिल को दहला देने वाला है जो भी इस वक्त हो रहा है या जो भी किया जा रहा है और जो भी मंशा है ये सारे विरोधी पार्टियों की,
ये दुखद है, ये इट्स नॉट फेयर। न्यूज़ 18 वो मंच है जिसका हर एंकर, हर रिपोर्टर तीखे सवाल करता है ईमानदारी के साथ, भले ही विपक्ष को रास नहीं आते हैं। वो विपक्ष ये कह रहा है कि हम जब जा रहे हैं तो बीजेपी वाले सियासी पर्यटन क्यों करार दे रहे हैं, क्यों ऐतराज है हमारे आने से? अपर्णा जी, मैं और आपके समस्त अभी पूरा उत्तर प्रदेश देश मुझे देख रहा है। मैं इस देश के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। पंजाब में जो हो रहा है, राजस्थान में परसों किसानों को बुरी तरह मारा गया, टांगे तोड़ दी गई सबकी, लाठियां भाज रही थी वही सरकार, वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ये लोग कभी नहीं गए। छत्तीसगढ़ में परसों से दंगे चल रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री बैठे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। ये मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है, वहां आपके क्षेत्र में आपकी जहां सरकार है कांग्रेस की, वहां अगर बलात्कार होता है नहीं जाते हैं, वहां किसानों को मारा जाता है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरा इतिहास सबको पता है, मैं मिट्टी के घर से मैं रेंग कर ऊपर आया, तो हमको एक किसान का दर्द पता है। और मैं ये भी जानता हूं कि किसान इतने अग्रेसिव नहीं हो सकते, किसान इतने क्रूएल नहीं हो सकते जिस हिसाब से सब कुछ इनको पेश किया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत चेहरे छिपे हुए हैं, और ये बात सारे किसान जानते हैं, और जो रियल किसान है वो भी जानते हैं कि राजनीति क्या है। और ये पार्टियां, चूंकि अब चुनाव करीब है, तो इनकी सारी गंदगी, ये गिद्धपना, ये जो गिद्ध आए हैं वहां पर, तो ये सारे गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, अपनी रोटियां सेंकने आए हैं, अपने वोट्स कमाने आए हैं। लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश अब जाना जा रहा है। पूज्य महाराज जी जिस हिसाब से इसको कंडक्ट कर रहे हैं, इस इतने बड़े राज्य को, वो कोविड रहा, कोरोना काल रहा, इंसेफ्लाइटिस रहा, या हर तरीके से इसकी तरक्की रही, इसकी विचारधारा रही, बेटियों को लेके रहा, ग्रोथ रहा। आप गोरखपुर में देखिए, गोरखपुर 2017 के पहले कैसे था। तो ये जो चीज़ें रहीं 2.5 साल से जब हम सांसद बनकर आए, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक रास्ता है चलने का, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिया गया, हम लोग एक विचारधारा उस रूप से चलते हैं। लेकिन इन लोगों की एक नोचा नोची की जो राजनीति है, जो बहुत ही दुखदाई है, लेकिन इनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। जैसे कि पूज्य महाराज जी ने आज आपके चैनल पे सवेरे आके क्लियर किया था, और मैं सबके सामने मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी भी अपराध का। वो अगर भाजपा का है, वो विरोधी पक्ष का है, वो पुलिस की वर्दी में है, नॉन वर्दी में है, अपराध को अपराध की तरह देखा जाता है, और कानून उन सब के लिए एक है। अगर लखीमपुर खीरी में कोई भी गलत हुआ है और किसी ने भी किया, उस पर पूरी जांच बैठी है, पूरे देश की नजर है, और वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी गलत होगा, वो 8 लोगों की मृत्यु हुई है जी। तो ये बात बहुत साफ है। महाराज जी के कभी भी न्याय में, जैसे हमारे यशस्वी प्रधान जी के, मंत्री जी के न्याय में, भारतीय जनता पार्टी के न्याय के कटघरे में वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सांसद, मंत्री, सबको एक नज़र से देखा जाता है, संभव। इसीलिए पार्टी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ के कार्यकर्ता हैं, इतनी भव्य जीत होती है। आप 4 दिन पहले गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी जीत देखिए, उससे पता चलता है कि देश को एक विश्वास बैठा है, प्रदेश को विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी पर, और उस विश्वास के जब बल पे ही हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग भव्य वापस दोबारा 350 सीट से आएंगे अपर्णा जी। लेकिन यस, हमारा जो सेशन था सीएम योगी के साथ, उस सेशन में हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी ने एक सवाल किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को जो यूपी के अंदर बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है, उस पर विपक्ष कहता है कि जी कहीं नहीं गुंडा राज खत्म हुआ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो हमारी उपलब्धि है उसी को जानबूझ के घेर रहे हैं। क्या वाकई 17 से पहले ये मुमकिन नहीं था, वो अब साकार हो पाया है? अपर्णा जी, मैं सुपरस्टार हूं 20 साल से। उत्तर प्रदेश, बिहार का कोई गांव बचा नहीं जहां मैं शूटिंग करने नहीं गया हूं। पिछले मैं 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूं, 650 फिल्म, उसमें 450 भोजपुरी फिल्म की। शायद कोई गांव, गोरखपुर भी मैं आया हूं 2003-2004 में, जब यहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी, जब यहाँ गोलियां चलती थी।
इसको ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था। हत्याएं होती थी पूर्वांचल में। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को हर एक एक माफिया ने बांटा हुआ था, वो चलाता था, वो कंडक्ट करता था। ये माफिया के जिले पास 15 जिले थे, उस माफिया के पास 15 जिले थे, इसके पास 20 जिले थे, उसके पास 25 जिले थे। इस तरह से डिवाइड था कि यहर से इनकर चली राज, यहर से ही माफिया का चली, यहर से ठेका ई लीहन, यहर हत्या का ठेका ई लीहन, यहर हत्या ई करवईहन, यहर से राज्य ऐसे चली। उ तरह से ही पूरा उत्तर प्रदेश चलत रहे इतने साल से, जो हम देख ली। चूंकि मैं बोलने का अधिकार रखता हूं क्योंकि मैं जौनपुर का हूं जी। मैं बोलने का अधिकार रखता हूं क्योंकि मेरे पूर्वज यही मामखोर गोरखपुर के हैं। तो मैंने उस उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले भी देखा है, हमसे कुछ छिपा नहीं है। और मैंने 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी देखा है, और पूरा देश देख रहा है। आज यहाँ पर देखिए ना, इन्वेस्टमेंट देखिए आप यहाँ पे सड़कें देखिए। यहाँ पर आप गोरखपुर में 2.5 साल में पूज्य महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ एम्स आ गया, फर्टिलाइज़र है, चीनी कारखाना है, अनगिनत इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं। लोग यहाँ पर, अब गोरखपुर में जहाँ बैठी हैं इस वक्त, यहाँ की ज़मीन की कीमत लखनऊ से भी ज़्यादा है। सोचिए कैसे ग्रोथ हुई। आपके साथ हम बात कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ 5 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। यहाँ पर कलाकारों को रोजगार मिला, जो मैंने वादा किया था अपने चुनाव में, बच्चों को ट्रेंड किया। ये पहली बार हुआ कि एक सांसद के रूप में आके एक नया रोजगार लेके आए। तो हम सिनेमा को भी यहाँ पर एक रोजगार का रूप अपना दी। और ये उन चुनिंदा एग्जाम्पल्स में से है, जब कोई एक्टर आता था राजनीति में तो कहते थे कि यार ये आया है हाथ हिला के चला जाएगा, लेकिन आपने उसे गलत साबित कर दिया। धन्यवाद अपर्णा जी। हाँ, सबके लगत रहे, अरे भैया महाराज जी लिए ही ना, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भेज देना, मोदी जी का आशीर्वाद बा, इस जीतियन ही रोड के चल जियन। सबको लगता हवा हवाई है, आए हैं पैराशूट से चले जाएंगे। ये बात मैं जब चुनाव का प्रचार करता था तब भी मैं पीछे से सुनता था। कितने बोलते थे बड़ा मुश्किल बा हो, 40 साल से सब यहाँ पर पूजा पाठ और ये हुआ, अब एक हीरो को महाराज जी कहाँ ले आए। वो भी थॉट था। मुझे बड़ा दुख होता था, लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये हीरो ने गरीबी बहुत देखी है। इस हीरो ने भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना रची, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, यही हीरो का ब्रेन था। ये हीरो ने क्या सावन भादो दुख नहीं देखे होंगे। अगर ये यहाँ आएगा तो ईमानदारी से सब कुछ देख के आया, पूरा विश्व घूम के ये गोरखपुर आया, तो यहाँ सेवा करेगा। और उसके बाद अपर्णा जी वही अच्छा वो कटाक्ष जो सुनता रहा हो, ताने ने, मैं पार्लियामेंट रोज़ जाता हूँ, और आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लाइव पूरा देश देख रहा है। मैं बता दूं कि मुझे पार्लियामेंट से ही नंबर 1 सांसद घोषित किया गया। बिल्कुल जी। और ये आपको माफ़ी के साथ आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसलिए रोक रही हूँ कि नंबर 1 सांसद आपको जब अनाउंस किया ही गया, लेकिन जो हम आपका अंदाज देख रहे हैं ना, जब आपने शपथ ली थी उस वक्त भी दमदार आवाज़ तो है ही आपकी, लेकिन आपने जिस अंदाज में शपथ ली वहाँ पर आपने पहले भोजपुरी का भी जिक्र किया था। क्योंकि मैं भोजपुरी बैकग्राउंड नहीं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपके मन में कहीं था कि आप भोजपुरी में शपथ ले पाते। देखिए, आज आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपके चैनल को बहुत सारा पूर्वांचल और भोजपुरिया समाज देखता है, और ये भाषा बोलने और समझने वाले पूरे देश में 24 से 25 करोड़ लोग हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री में भी बहुत हैं, लेकिन देश में इतने हैं। और इस भाषा के साथ एक है कि ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसकी लिपि नहीं है, इसकी बोली नहीं है। इसकी लड़ाई बहुत सालों से चल रही थी। जब मैं पार्लियामेंट में आया, मुझे भगवान ने, महादेव का भक्त हूँ, मुझे मौका मिला और मैंने इसको, प्राइवेट बिल हुआ, वो एक्सेप्ट भी हो गया मेरा बिल। 8वीं अनुसूची के लिए मैंने गृह मंत्री जी के सामने भी बात रखी, मैंने प्रधानमंत्री जी से स्वयं पर्सनली मिल के भी ये बात रखी, और उन्होंने अश्योर किया कि डेफिनेटली हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसको 8वीं अनुसूची में लाया जाएगा। क्योंकि ये मेरी माँ की बोली, हम हिंदी, देखिए हिंदी से दूर नहीं जाएंगे। हिंदी तो हमारी भाषा, लेकिन ये हमारे घर की बोली है, इसको एक सम्मान मिले, और ये पूरा समाज चाहता है, और समाज ने मुझे जिता के इसीलिए भेजा है कि मैं उनकी आवाज़ बुलंद करूं। और मैं आवाज़, पार्लियामेंट में अनगिनत मुद्दे होंगे, जैसे अपर्णा जी आप जानती हैं, वेदर वो ड्रग्स का मुद्दा रहा, वो बेटियों को बचाने का रहा, वो फिल्म इंडस्ट्री में शोषण का रहा, या जितनी भी ड्रग्स क्रिस्टल पे रहे ड्रग्स पर, मैंने हमेशा बातें बहुत सारी की, पार्लियामेंट में इश्यूज़ बहुत उठाए, और इसीलिए आज मुझे थोड़ा लोग प्यार करते हैं ज़्यादा। अच्छा, आपके कलीग थोड़े हैरान तो होते होंगे ना, ये यार रवि किशन का ये अंदाज कैसे? देखिए, पार्लियामेंट में मैं जब एंटर किया तो
फिल्मों में देखता था मैं या शूटिंग में डायलॉग्स में बोलता था, लेकिन इतनी सुंदर बिल्डिंग है वो। मुझे कलाकार के रूप में चूँकि हम लोग जुड़ते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, एनर्जीज के साथ चलते हैं, हम लोग के अंदर माँ भगवती की कृपा होती है, शरीर में सर पे शिव जी बैठे रहते हैं, तब हम लोग कला कर पाते हैं हम लोग। तो मैं महसूस किया वो बहुत सारी आत्माओं को वहाँ पर। और मैंने जब वो लाइब्रेरी में मुझे कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सब लोगों को लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइब्रेरी में गया तो इतनी सारी किताबें वहाँ पर वो पढ़ के मैं पढ़ने लगा वहाँ पे। अब ज़्यादा पढ़ने लगा क्योंकि मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ सारे दिग्गज हैं जो अपोजिशन में बैठते हैं, कोई कम नहीं है। देखिए वहाँ कम कोई नहीं है, वो सारे दिग्गज हैं, सीनियर हैं। पढ़ने लगा और मुझे बड़ा, मैं सुबह तैयार होता हूँ, बैग लेता हूँ, जैसे कॉलेज स्कूल के लिए जाते थे, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ कि आज मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ। मेरी ये सेवा का मन, ये जो ऊर्जा है ना वो आपकी जो भी स्पीच होती है उसमें नजर आती है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, भोजपुरी का हम जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगी भोजपुरी फिल्मों की। भोजपुरी फिल्मों में किस तरह से जो उसका गौरव है उसे वापस लौटाया जाए, इसके लिए यूपी सरकार ने भी कदम उठाए, उसमें आपका भी योगदान रहा। किस तरह से आपने इसमें आगे कदम रखे कि कैसे वो हम जो गौरवशाली इतिहास है वो वापस दे सकते हैं? देखिए बहुत दुखद रहा। राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी एक फिल्म कब हुई गौना हमार को मिला था। मेरी बहुत सारी विदाई सैयाम और अच्छी अच्छी फिल्में। फिर उसके बाद जब मैं राजनीति में आ गया तो यहाँ समय बहुत जाता है राजनीति में। मैं स्टार प्रचारक भी हूँ, पार्टी मुझे अभी तेलंगाना भी भेजी थी, पार्टी हर जहाँ जहाँ आदेश करती है मैं चला जाता हूँ, तो अब कम मुझे एक्टिंग करने का कम मौका मिलता है। तो मेरे सारे जो जूनियर्स आए थे उन लोगों को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। तो उसमें अब देख रहा हूँ कि कुछ प्राइवेट एल्बम के गाने वगैरह अश्लील आने लगे, वो मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब मैंने महाराज जी से चिट्ठी भी लिखी, महाराज जी से बात भी किया, और मुझे महाराज जी ने कहा भी है कि डेफिनेटली अब उस पर एक सेंसर होगा। अब ऐसे गाने या ऐसी फिल्मों को यहाँ पर सब्सिडी देने के लिए महाराज जी ने मना कर दिया कि अगर आपकी फिल्मों में अश्लीलता या गंदगी होगी या भोजपुरी सिनेमा में कोई गलत मैसेज होगा जो समाज को, संस्कार को, संस्कृति को बिगाड़ रहा है, तो उसको सब्सिडी, पैसे नहीं दिए जाएंगे और उस फिल्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो ये महाराज जी ने बहुत अच्छा है। अच्छा, सीएम योगी से आपको एक विशेष सानिध्य मिला है, स्नेह मिलता है, उसको लेकर तो बहुत रश्क होता है लोगों को। तो पता नहीं, महाराज जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमको प्रेम करते हैं, महाराज जी भी प्रेम करते हैं। उनको मेरा शायद मेरा ये स्पष्ट रूप या मेरा दिल में, उनको लगता है मेरे मन में कुछ रहता नहीं, मैं बोल देता हूँ। और उनको मेरी कार्यशैली भी अच्छी लगती है कि वो भी शॉक्ड हो, वो भी सरप्राइज़ हैं कि मैं बड़ा, उन्होंने भी शायद नहीं उम्मीद की होगी कि मैं इतना मेहनत। अब उनका आशीर्वाद बहुत मिलता है। आज मैं देखिए उनका खड़ाऊँ रख के मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी गद्दी पे। ये गद्दी उनकी है, ये हमारी गद्दी नहीं है, ये महाराज जी की गद्दी है, ये मंदिर की सीट है। और मैंने वही बोल के कि मंदिर का सीट बाहो, मंदिर में वापस लौटे के चाहिए, और वही बोल के हमको इतना वोट मिला यहाँ पर। अच्छा, ये इसमें ना मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अभी कुछ थोड़ा वक्त हो गया है, वो क्या डायलॉग था जब आपने मंच से बोला था और सीएम का एक रिएक्शन देखने को मिला था? शमशान को जिक्र था। शमशान को लेके, अरे राम ये सब लोग देखो आनंद ले रहे हैं। आईटी सेल वाले भी, हमारे सारे पदाधिकारी भी हैं सारे यहाँ पर, भारत जय सारे। तो हुआ यूँ था कि देखिए अब ये बात बहुत वायरल हुई थी, तो आज मैं पहली बार, मैं अमित जी भी बैठे उनके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत कुछ लोगों को गलतफहमियाँ भी रहीं, कुछ लोगों ने, बहुत कुछ नहीं, करोड़ों लोगों ने ट्रोल भी किया था, कुछ लोगों ने हुआ ये था कि उस दिन महाराज जी ने 60 करोड़ का यहाँ पर एक बहुत सुंदर राप्ती नदी के पास श्मशान गृह बनाया, जहाँ पे नई मशीन भी थी जिसमें मृत्यु होती, तो आपको इलेक्ट्रिक की मशीनें जल जाते हैं। तो महाराज जी थे, फिर महाराज जी ने के साथ हमको पहले बोलना था, तो मैं वहाँ, अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि अब ये श्मशान में आके हम बोलेंगे क्या, यहाँ कव्वाली तो गा नहीं सकते, तो अब श्मशान में अब मृत्यु और इसी की बात होगी थोड़ा सा। अब कलाकार भी आदमी हूँ, शिव का भक्त हूँ, हाँ, तो थोड़ा वहाँ जाके अब हम यही बोले, क्योंकि वहाँ राप्ती नदी थी, लोग सवेरे पैखाना वगैरह करने जाते थे, तो हमने वहाँ जाके यही बोला कि भैया देखा सुना यहर जहाँ जेकर मृत्यु हुई वो स्वर्ग जाई, और यहर, मतलब वो एक मेरे मन में कुछ था नहीं, हमको
वो मृत्यु हमारी भी हो सकती। मैंने अपने पिता को भी खोया, लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं था। लोगों ने, विरोधियों ने, उसका विरोधी पक्ष ने ज़्यादा मतलब निकाल लिया। मेरा ये था कि जो सच है, मरना जीना देखिए एक सच है, उसको मैं खाली बयां कर दिया। से हम टाल नहीं सकते। हाँ, लेकिन मैं उसको बयां कर दिया लोगों को थोड़ा सा, और महाराज जी थोड़ा उसमें मुस्कुरा दिए, तो वो पूरे देश में। तो क्या कहा था आपने? हमने बोला अरे राम, ये फिर ट्रोल हो जाएगा आज ये। चलिए, लेकिन ये मैं, आप ये पढ़ना जी पूछ रही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। ये गोरखपुर आए हैं और हमारी मेहमान हैं, और ये नेटवर्क 18 को हम लोग देखते हैं, इस चैनल को यहाँ पर इतने प्रेम से, चाव से। तो आज मैं, और ये एजेंडा पूर्वांचल लेके आई हैं कि गोरखपुर में क्या क्या उपलब्धियां हुई, पूर्वांचल ने क्या क्या पाया, और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की, पूज्य महाराज जी की सरकार कैसे कंडक्ट कर रही इतने बड़े राज्य को इतने अच्छे से, 24 करोड़ की आबादी को। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि और हाँ, मैं इसके पहले ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ से अयोध्या, आपके बाद मैं अयोध्या भी जा रहा हूँ। मुझे पता है वो किरदार क्या, वो भी पूछूंगी, वो खुलासा तो यहाँ मैं इस मंच ये में डायलॉग होगा आपको न्यूज़ बोल 18 देता हूँ कि भाई, हम बोले कि वो दिन कह रहे हैं कि अरे राम हम बोले कि सुना हो, पूज्य महाराज जी यार, हजारों करोड़ रुपया, अभी तक 15-20 हज़ार करोड़ का काम यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिल के गोरखपुर में काम चल रहा है। और अगल बगल में गोरखपुर की आबादी मंडल की 60 लाख की आबादी है। तो यहाँ बहुत काम हो रहा है, बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। गोरखपुर ने सपने में नहीं सोचा था। तो हम ये कहें कि अब इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपया महाराज जी यार फूक दे तड़न, तो इतना कहब कि जे भी हर जेकर भी मृत्यु हुई वो सीधे स्वर्ग जाई। तो हमार बोले के रहे कि वो जगह कितना पवित्र है, ये गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती है, राप्ती नदी है, और इतना तो स्वर्ग जाई मतलब। और उसके बाद यार महाराज जी नया मशीनों लियाल बड़न, तो मैं जर जइबा तो जल्दी वो में फुकाए में आनंदो आई। लेकिन हम बोले का, हाँ देखा हो, अब ओकरे बोले का मतलब, मैं पुजारी का लड़का हूँ, तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पे बहुत पापा ऐसी बात करते थे, वो पुजारी आदमी, मैं प्रीस्ट का बेटा हूँ, तो पापा भी ऐसी बात, तो मेरे घर की बोली बचपन से ऐसी है। मैं अपने पापा का ही स्वरूप हूँ। अब वो नहीं रहे, पंडित श्याम नारायण शुक्ला, तो मेरे पापा भी ऐसी ही बात करते थे, मृत्यु वगैरह को बहुत नॉर्मल बात करते थे। ये बहुत दुखदाई है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे घर में बचपन से ही, अरे वो कहा मर गई ना, चलो कितना बजे फूके के बाद, वो एकदम ऐसा कॉमन प्रैक्टिस था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब मैं उसी पापा का बेटा हूँ, और मैं वैसे ही बड़ा हुआ, वैसे ही हम लोग को मृत्यु, जीवन, ये सारी बातों को बड़ा, उन्होंने मोह माया क्या है, ये जीवन ऐसा है, ऐसे कुछ ट्रेनिंग हुई हमारी, अलग से हुई है, जो बड़ी कट्टर वाली भी कह सकते हैं आप। खैर वो हुआ तो अब रहने दीजिए ना पढ़ने जी। अब ये फिर बम आप डर गए क्या? अब नहीं डर नहीं गया, फिर वो रात को पूरा यही सब चलेगा। मेन मुद्दे से अब ऐसे ही इतना आप देख रहे हैं कि सब लोग वहाँ मातम जहाँ मनाना था, सब मातम मनाने लखीमपुर खीरी का यहाँ आए। अच्छा, इसी पर मैं आ रही हूँ कि जो लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ, पंजाब से भी नेता पहुँच रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी नेता पहुँच रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई आप यहाँ आइए, ठीक है, बीजेपी की ओर से कहा गया यहाँ तो आइए, लेकिन जो आपके अपने राज्य हैं वहाँ पर जो हो रहा है वो तो देख लीजिए। तो पंजाब की सियासत में जो पिछले दिनों कुछ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखदाई है जो हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, उनके माता पिता, उनके परिवारजन पर क्या बीत रही है, वो आप भी अंदाज़ा लगा सकती हैं, हम भी अंदाज़ा लगा सकते। ये बहुत ही दुखद घटना हुई, लेकिन अब उससे ज़्यादा दुखद ये लग रहा है कि उसको लेके सारे लोग वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। ये सारे लोगों के क्षेत्र में आप 4 दिन से 10 दिन से पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले, इसी कांग्रेस के राज्य में आप देख लीजिए क्या क्या हुआ। वहाँ उनके मुख्यमंत्री, वहाँ आपस में इनका विरोध, पार्टी में नोचा नोची चल रहा है, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये बनेगा, इतना कुछ उन लोग अपना छोड़ के सब लोग यहाँ आ गए। ये बात देश को हजम नहीं हो रही है। और एक बात बताएं, इनके सारे ये कारस्तानी को देश बहुत बारीकी से देख रहा है और समझ रहा है कि कितनी चालाकी से ये लोग आग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में आए। ये सिर्फ चाहते हैं, इनकी मंशा है, यहाँ दंगा हो, यहाँ आग लगे, यहाँ पे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व ऊंचा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नाम है, पूज्य महाराज जी का जो नाम है, उसको कैसे लोग उसको दाग लगाएं। लेकिन उनके लोग की मंशा पूरी नहीं होगी। आप देखिएगा मामला किस तरह से महाराज जी ने पूरा, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सबने मिल के कैसे इसको प्रेम पूर्वक पूरा शांत किया। किसान भाई भी समझ गए,
चीज़ों को, लेकिन लोगों को अब वो बात हजम नहीं हो रही कि मैटर शांत कैसे हो रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कैसे टेलीविजन के हेडलाइंस वापस से लखीमपुर खीरी से शिफ्ट कैसे हो रही है। ये चाह रहे हैं कि ये पूरा चलता रहे, 15 दिन का इनका एक एजेंडा है कि ये हेडलाइन बने रहें टीवी चैनल पर, कैसे कैसे माहौल, इनकी रणनीति है। इनके आज जो सिद्धू जी का एक वीडियो वायरल हुआ है वो कह रहे हैं कुछ और, इन लोगों के आपसी इनके प्रियंका जी गाड़ी में बैठ के जा रही हैं तो अंदर अरे वाह वाह माहौल तो अच्छा हो गया, हाँ ये माहौल बढ़िया है, ये सारे इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि मिलना, रोना, गले लगाना और उसके बाद पीठ गाड़ी में बैठते क्या बात करना, ये कितनी गंदी राजनीति, क्या लेवल इतना नीचे जाएगा। जीतने के लिए इतने ओछे लेवल पर सारे इतने दिग्गज नेता जो 70 साल राज किए हैं, इतना बड़ा परिवार, ये लोग इतने लेवल पर आ जाएंगे, ये देश ने कभी नहीं सोचा था, उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं सोचा। बहुत ही दुखद है ये। अच्छा, आपने सिद्धू का जिक्र किया तो वो कभी थे बीजेपी में, दोस्ती भी रही होगी आपकी उनसे, क्योंकि आप मिले भी होंगे। जी जी जी, देखिए सिद्धू जी हमारे, देखो हम कपिल के शो में गए थे, वहाँ जज थे और बड़ा सम्मान भी किया था उन्होंने। और लेकिन अब सिद्धू जी की मंशा देखिए साफ है, उनको मुख्यमंत्री बनना था, बहुत क्लियर था। उनको मुख्यमंत्री नहीं बना तो अब ये उनका ये दूसरा रूप आया। लेकिन मुश्किल है अब कि उनके पार्टी का जो विरोध है कांग्रेस का, वो इतने ओपनली बाहर आ चुका है कि कमान ही कोई नहीं है, अध्यक्ष ही कोई नहीं है, वहाँ सर्वे सर्वाई कोई नहीं है। हर आदमी वहाँ पर अध्यक्ष बना है, हर आदमी कांग्रेस बन चुका है, हर आदमी अब डिसीजन मेकर है, हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है, हर आदमी को राहुल जी को हटा देना, प्रियंका जी को हटा देना। गांधी परिवार से पूरी पार्टी मिलके उनका पूरा पावर ले लेना चाहती है, जो हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, सिद्धू जी ना बहुत ही तुकबंदी में बात करते हैं, अगर आपको मिल जाए तो क्या कहेंगे आप? बोला पाजी ठोको ताली के साथ ये बोलेंगे कि पाजी सही बताएं, अब कांग्रेस की जो स्थिति है उससे यही बोलूंगा कि जिंदगी झंडबाज, अब कौन बात के घमंडबाज। रवि किशन जी, 500 रुपये से आपका स्ट्रगल शुरू हुआ था, माया नगरी में आपने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, ये अंदाजे बयां कि आज आप इस पद पर हैं, इस आयाम पर पहुंचे हैं। लेकिन आप एक खास किरदार की बात, जिसके लिए आप अयोध्या जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं भगवान परशुराम का किरदार निभाने, क्योंकि अपर्णा जी देखिए, मैं हूं शुक्ला, ठीक है, अब हो रही है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति, और ये बात हम ब्राह्मणों को इतना अजीब लग रहा है कि अचानक हम ब्राह्मणों के अभिभावक इतने सारे एक साथ पैदा हो गए। अब सब लोगों को ब्राह्मण बड़े पसंद आ रहे हैं। हम लोग हैं 13%, लेकिन हम जो ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश के 13%, हम लोग बोलते हैं, हम लोग वोकल हैं, तो हम लोग शक्ति रखते हैं 40% की। बहुत शक्तिशाली विद्वान ये समाज है, और ये शक्तिशाली इसलिए क्योंकि उसको निस्वार्थ होता है। ये समाज जो ब्राह्मण होता है निस्वार्थ होता है, त्यागी होता है। तो अब मुझे ये देख के बड़ा अजीब सा लगा। खैर उसमें और भगवान की लीला देखो, मैं हर पिछले साल भी मैं विभीषण बना था, केवट बना था, हर साल मैं बचपन में सीता जी बनता था। जब मेरी ऐसी बॉडी नहीं थी, मैं छरारा दुबला पतला था, बहुत सुंदर। मैं 6-7 साल गांव में मैं सीता जी का रोल, तो रामलीला के साथ मेरा एक सीता जी का एक डायलॉग। अरे नहीं, अब दाढ़ी मूंछ में अच्छा ना लगी तो नहीं, कलाकार तो कलाकार होता है, कोई भी मंच हो, कोई भी वेशभूषा हो। नहीं तो बस अब ये परशुराम जी का हम आपको सुना देंगे, जो आज मैं खड़े हो जाता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, गोरखपुर में होने का ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये मैं लाइन परशुराम जी की खुद वहाँ पर एक जोड़ के यही बोलना चाहूँगा, पढ़ना जी। और आज अब लाइव आप लोग सब लोग मुझे समक्ष देख रहे हैं, एजेंडा पूर्वांचल चल रहा है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और समस्त देश। सर्वे भितु सर्वाभितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हारा हारा
महादेव। बोलो जय श्री राम। अरे जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह क्या बात है, ये आपने साबित कर दिया कि कलाकार तो बहुत उम्दा ही हैं, लेकिन राजनेता देखिए जो भी मंच मिल जाए वो अपना कर ही लेते हैं। रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल उर्फ रवि किशन, किसके ज्यादा करीब है? रवि किशन ने मुझे, चूंकि अपर्णा जी, आज मैं, बहुत सारे लोग जानते थे कि मैं शुक्ला क्यों नहीं लगाता था। मुझे जब मैं, अब पहले बम्बई हुआ करता था, मुंबई है, मैं गया था तो मुझे किसी ने कहा कि ये नाम से तुमको काम नहीं मिलेगा। क्यों? इतना बड़ा नाम और शुक्ला हिंदी भाषी हो तुम, तो ऐसा लोग स्ट्रगल के दौरान जो भी आपको मिलता है तो भगवान ही लगता है आपको। जो जो कह दे आप, बिकॉज आपके पास ना पैसे हैं, ना काम है, ना फ्यूचर है, ना आपको पता अगले दिन क्या होगा, आप कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा मैं क्या करे, बोले तुमको ये नाम ले लो, तुम रवि किशन ले लो, तुम्हारे बड़े भाई का नाम राम किशन है, उनका किशन उठा लो रविंद्र का तुम रवि ले लो। तो रवि किशन बन गए। और वो बड़ा दुखद रहा कि अपने सरनेम के बगैर हमको आना पड़ा। एक पिता के सरनेम को दुख मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान मेरे पिता रहे, मेरे गुरु मेरे पिता रहे। खैर, लेकिन मुझे घर के लिए पैसे भी चाहिए थे, मेरा खेत गिरवी था, मेरा घर मिट्टी का था, और मुझे लगा कि वो सारे दुख मैं झेल सकता हूँ अगर मैं अपने घर को खड़ा कर दूँ, मेरे पिता को मैं खड़ा कर दूँ, मेरी माँ को, मेरे भाई बहनों को मैं पढ़ा दूँ। मैं छोटा था घर में सबसे, और ये वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो अब मैं रवि किशन के भी करीब हूँ, क्योंकि देश विश्व मुझे रवि किशन के नाम से जानता है। आंध्र प्रदेश में मुझे शिवा रेड्डी के नाम से जानते हैं, वहाँ मैं तेलुगु फिल्में करता हूँ, तमिल में भी जानते हैं ई नाम से, कन्नड़ा में। तो अब अनगिनत रूप हैं। और कोई दक्षिण भाषी डायलॉग हो जाए, हैं? साउथ इंडियन डायलॉग। उलगतला यौल पुणगैर्कित अदलाम विटिट यन्ना वत्तूराग पुणकागा आलय। मराठी भी मैंने फिल्म की है। तो कशा काय तुम्हाला बरं वाटला, मी एक फिल्म केलं होतं, तर फिल्मचं नाम होतं मध्यम वर्ग। कारण की मी महाराष्ट्रामध्ये होतो तो मराठी पण शिकून गेलो, और उसके बाद मैंने एक फिल्म की मारो बाप नो बगीचो गुजराती। तो केम छो तमें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो राजा हैं पूरे विश्व के सबसे बड़े लीडर, तो गुजराती फिल्म भी की। तो बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान है, 8-9 भाषा। मुझे मतलब बड़ा शौक़ है भाषा को सीखना, बोलना, कम्युनिकेट करना स्ट्रेंजर से, और इस तरह से। हाँ अपर्णा जी, यहाँ हमने जो आपने स्ट्रगल का जिक्र किया कि आपको तो अपने सरनेम को हटाना पड़ा, लेकिन अब हम लगातार देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं कि जो पूर्वांचल के, यूपी बिहार के जो एक्टर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको उस तरह का ट्रीटमेंट ना मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी अब फिल्म सिटी बनने जा रही है। जी जी, मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा कि महाराज जी ने वो बात, उस दर्द को समझा। ये 18 साल पुराना मेरा सपना था कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी बने, क्योंकि हिंदी भाषा, हिंदी कहानी उत्तर प्रदेश बिहार की बनती है, और वो शूटिंग होती है बम्बई में या गुजरात में, या भोजपुरी फिल्में होती थी गुजरात में। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर हो, और मैं चाहता हूँ कि अनगिनत रवि किशन, मेरे बाद भी बहुत सारे, मैं इतना टैलेंट लेके कहाँ जाऊँगा, जो ईश्वरी कृपा है। मैं चाहता था मेरे अंदर के सारे टैलेंट भी हो। तो आज गोरखपुर में करीबन 150 बच्चे तैयार हैं जो काम कर रहे हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं। तो अपर्णा जी, यहाँ जिनको रोज़गार है, यहाँ फिल्म सिटी लगने से महाराज जी ने इतना बड़ा कदम उठाया। जेवर के पास ये फिल्म सिटी लगेगी, और ये एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, 15,000 एकड़ में बन रही है। लैंड भी अब ले लिया महाराज जी ने, राज्य सरकार ने, और उस पर काम हो रहा है। नितिन देसाई जी कर रहे हैं। हाईटेक होगा, आप गेट खोलेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर आपको रिजॉर्ट होगा, 5 स्टार होटल होगा, पुलिस होगा, थाना होगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, चर्च होगा, नदी होगी, ताल होगा, एवरीथिंग इनसाइड। पोस्ट प्रोडक्शन होगा, आप अंदर जाइए, गो इनसाइड, फिनिश द फिल्म, और आप अंदर से बाहर आइए। लॉकअप एरिया रहेगा, अगर सुपरस्टार भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिक्योर्ड, बहुत ही हाईटेक होगा। जैसे रामोजी राव है हैदराबाद में, उसका बड़ा मध्य वर्जन होगा। तो ये महाराज जी ने बहुत बड़ी सोच रखी, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। हिंदी भाषी बच्चे यहाँ के, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के, अब उनको बम्बई जाके ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। अपने परिवार के साथ घर के करीब रहेंगे, शूटिंग करेंगे, अपने घर आ जाएंगे, एक नया रोज़गार होगा, नया आयाम होगा।
तो ये चीज़ें बहुत है कि नया रोज़गार, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, 135 करोड़ की आबादी है, काम वही है, सरकारी नौकरियां भी उतनी हैं, तो कैसे नए नए रोज़गार आप लाएं। तो फिल्म इंडस्ट्री का एक रोज़गार बहुत बड़ा रोज़गार है, जिससे आपका मैं आज फिल्म इंडस्ट्री से कमा के यहाँ बैठा हूँ जी। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री के पैसे से अपना घर चलाया, आज मैंने अपने भाई बहनों की शादी की, सबको घर मकान दिया, सब अपने लिए स्वयं कंफर्ट लाइफ मैंने की। तो ये भी एक मेकअप लगा के भी, ये भी एक ईमानदारी का जरिया है। और उस पर भी अगर आप अच्छे हैं तो सारे लोग डॉक्टर, IAS, IPS तो नहीं बन सकते। कुछ लोगों को कलाकार में अगर उनमें वो जज्बा है स्ट्रगल करने का, मेहनत का, तो उस पर रंगमंच जाना चाहिए, रंगमंच से सीख के डेफिनेटली इस फील्ड में भी आना चाहिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अब तो वेब इंडस्ट्री वर्ल्ड आ गया है, वेब शोज आ रहे हैं, तो बहुत लोगों को काम मिलेगा, तो काफ़ी बोझा कम हो जाएगा। नहीं तो सब लोग सरकार की नौकरियों पे ध्यान रखते हैं, इधर रखते हैं, और फिर परेशान, हम बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं, अपने आप को खुद क्रिएट रहना चाहिए। या फिल्म इंडस्ट्री ने आपको बहुत कुछ दिया, नाम दी, शोहरत दी, अब आप समाज को देने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे बहुत से हैं ना युवा जो स्ट्रगल तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है नेपोटिज्म की वजह से। आपने इसको लेकर बहुत जोरदार भाषण भी दिया था। जी देखिए, मैं नहीं कहूँगा पूरी फिल्म इंडस्ट्री नेपोटिज्म को फॉलो करती है। कुछ ग्रुप्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये डाउन मार्केट है थोड़ा, ये अच्छे कपड़े नहीं पहना, ये हमारी पार्टी में नहीं आ सकता। कुछ लोग हैं, चंद मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है मेरे नज़र में। बाकी नहीं तो मनोज बाजपेयी आज मेरे दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी बिहार से, एक गरीब ब्राह्मण का लड़का, वो भी आज काम कर रहा है, इतना आगे आ गया। मैं जीवित रह गया, खैर हमने अपने को खुद जीवित किया, स्वयंभू बनना पड़ा। भोजपुरी इंडस्ट्री ने तो मेरी भी बड़ी हालत ख़राब थी, तो मैं इंडस्ट्री नहीं बना था, तो मैं थोड़ी अब काफ़ी माहौल खुल रहा है। वेब सीरीज़ जब से शुरू हुई हैं, अब हम जैसे कलाकारों को, जो बहुत अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, कुछ जो चंद हैं, अब उनको अब प्लेटफॉर्म मिल रहा है वेब सीरीज़ की वजह से। अब वो लीड में किरदार बन के आ रहे हैं, तो अब एक बहुत अच्छा समय शुरू हुआ है हिंदी भाषी कलाकारों का वेब सीरीज़ के द्वारा। अच्छा, नेपोटिज्म हो, ड्रग्स हो, आपने जितनी बेबाकी से इसकी आवाज़ उठाई, वो आपके सहयोगियों को रास नहीं आई? हाँ देखिए, मैं अपर्णा जी, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है, और ये बात देश को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय के बाद शायद मुझे आज लोग पहली बार, इनफैक्ट इतने ध्यान से लोग मेरे बारे में जान रहे हैं, या मेरे विचारधारा भी जानना ज़रूरी थी। तो लोग चाहते थे मैं किसी इंटरव्यू में बैठूं, कभी आज मैं बैठा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ड्रग्स की उस बात को पार्लियामेंट में क्यों छेड़ा था, जिस पर बहुत बड़ा एक 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन तक का पूरे देश में एक डिबेट चल गया था। रीज़न ये था कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे सारे कलाकार मेरे दोस्त हैं, कोई सारे सुपरस्टार, सबके साथ मैंने काम किया, सारे मित्र हैं, कई सालों से हम लोग साथ में हैं। 90s में हम कितने साथ में ही आए थे, जितने भी सुपरस्टार्स हैं, हम सबके साथ काम कर चुके हैं, मेरे मित्र भी हैं सारे। सो मैं उनके बच्चों को भी देखता था, दुख होता था मुझे अपने बच्चों को। तो मैंने, और फिर मैं जब पंजाब भी गया तो मैंने देखा, वहाँ पे भी बच्चों को सड़क पे पड़े हुए देख रहा हूँ, नाले में, गटर में देख रहा हूँ, यहाँ गिरे हुए हैं ड्रग्स लेके। दिल्ली में भी देख रहा हूँ, कुछ पार्टी कल्चर एकदम ख़तरनाक सा हो गया है। और वो तो ठीक था, हम एक दूसरा ड्रग्स, चरस गांजा सुनते थे, बनारस में हम तो देखते थे, लेकिन अब ये केमिकल ड्रग्स जो आया, ये क्रिस्टल ड्रग्स है, LSD है, एक्सटेसी है, MDM है, कोकेन है, ये कुछ डेंजरस सा आ चुका है। ये एक तो बहुत महंगा मिलता है, ये हमारे देश में बनता नहीं, इसको कौन बनाता है, ये पाकिस्तान के रास्ते से आता है, और इस पर जानना बहुत। और मेरे उस इंटरव्यू में, उस पार्लियामेंट के सेशन में यही था कि पाकिस्तान अब मोदी जी के बाद, 2014 के बाद हम पर अटैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश को हर तरीके से शक्तिशाली बना दिया है, तो अब वो अंदर से खोखला करना चाह रहा है। तो पंजाब के रास्ते से बड़ी खेप आती है ड्रग्स की, मैसिव आता है, और ये बहुत बड़ा है कि हमारे युवाओं को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 65% यूथ भारत में रहता है, इसको खत्म कैसे करें। तो मैंने टॉपिक ये था कि पाकिस्तान से रास्ते से हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, हम एज एन एक्टर या सेलिब्रिटी भी हैं तो हमको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये था कि मेरे बच्चों को, हम तो मर जाएंगे कुछ साल बाद, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन क्या ड्रग्स लेते रहेगी,
कि आने वाली जनरेशन लॉस एंजलिस में मैं जैसे देखता हूँ, न्यूयॉर्क में देखता हूँ, या साइको हो जाते हैं या गन फायर करते हैं, पागल हो चुके हैं। तो क्या इस देश को जो संस्कृति, संस्कार, सनातन धर्म से भरा हुआ है, पूजा पाठ, योग, इसका पावर है, हम लोगों के पास शक्तियाँ बहुत सारी हैं और हम लोग उस शक्तियों से चलते हैं, क्या हम खोखला होंगे? ये हमारी नस्ल ही नहीं थी, हमारे पूर्वज ने अलग अलग थे, हमारे पूर्वज योद्धा थे जी। हम लोग सारे विद्वान ज्ञानी थे, हमारे यहाँ से गणित निकला, हमारे यहाँ शंकराचार्य रखा, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी रही, ज्ञान विद्वान हर तरीके से ये भारत सक्षम रहा, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब उसको खोखला तो होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं, पूज्य महाराज जी भी, भारतीय जनता पार्टी, इस देश को बचाना है, इसकी संस्कृति संस्कार को बचाना है, इसको किसी तरह हार्म होने नहीं देंगे। वेदर इज ड्रग्स हो, ये हो, उसका मैं विरोध करूंगा, सरकार भी विरोध कर रही है, एनसीबी आज बहुत बढ़िया भी काम कर रही है। सो एवरीथिंग वी आर रियली गोइंग वेरी स्ट्रांगली टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। आपने खुद माना कि न्यूज़ 18 का ये पहला मंच है जहां आप इस तरह से खुलकर अपनी बात कह पा रहे हैं, तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपने बेबाकी से दिया, ईमानदारी से जवाब दिया तमाम सवालों का, लेकिन साथ में एक आखिरी सवाल और एक आखिरी फरमाइश भी है, क्योंकि लगातार मुझे इसकी कमांड भी मिल रही है। एक तो मुझे किसी ने कहा कि आप गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है, तो गुनगुना दीजिए। कुछ सुने के बाका चला भोजपुरिया कुछ कहें कि अपर्णा जी आए हैं और न्यूज़ 18 हमारे गोरखपुर में आया है एक मेहमान के रूप में, एक हमारी आवाज़ बन के हमारी सच्चाइयों को बताने। तो आज उनकी फरमाइश को हम काट नहीं सकते, तो हम यही कहब कि नजर न के करो लग जाए। हमारे गोरखपुर पे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, पूज्य महाराज जी पर, जो आज लोग सब लोग नज़र लगाने, चुनाव चूंकि आ चुका है तो कैसे उनको हराया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को गिराया जाए, कैसे प्रधानमंत्री जी की जो महिमा मंडल पूरे विश्व में हुई है उसको कैसे चोट पहुंचाया जाए, उसके लिए रोज़ विरोधी सुबह सुबह प्लानिंग करते हैं। लेकिन भगवान हैं, महादेव हैं, सच्चाई को हरा नहीं पाएंगे ये लोग। भारतीय जनता पार्टी सत्य के रास्ते पे चलती है, स्कैम पे नहीं चलती। हमारे किसी मंत्री पर कोई स्कैम नहीं, तो हम उसी पर एक गाना है कि नजर न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में। उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बीजेपी पे एगो नींबुआ दो चार गो मरचा, ये भैया हो मोदी जी, ये योगी बाबा, लटका लहा चोटी में। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप इतना रॉ में जवाब देते चले गए कि मेरा एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया। गोरखपुर के सांसद हैं आप, गोरखपुर में पिछले कुछ सालों में किस तरीके से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया आपने, और आगे के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? अपर्णा जी, कल ही मैंने जुलाई में कुछ तारीख को, 25 तारीख को एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी थी रिंग रोड के लिए, प्रधानमंत्री जी को लिखा। गडकरी साहब, ये किस्सा सुनिएगा। बहुत सारी चीजें हमारी पारित हुई हैं, लेकिन ये कल ही क्या हुआ, कल ये हुआ 1300 करोड़ का एक रिंग रोड था, 26 किलोमीटर रिंग रोड इज गोइंग टू बी मैसिव, पूरा कवर करेगा, जंगल कौड़िया से लेके पूरा गोरखपुर को टच करते हुए पूरी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देगा, इतना बड़ा। हमने ऐसा दे दिया, पूज्य महाराज जी को भी दिया। अब इस बात को हम दे के गडकरी साहब को आ गए चिट्ठी, अब वो पहुंच गई राज्य सरकार को, महाराज जी ने तुरंत उसको ओके करवाया और वो कल पारित हुआ। तो कल तो जो हमारे द्वारा महादेव की कृपा से जो मैं एक मात्र निमित्त बना, 1300 करोड़ की हम कल ही एक रिंग रोड लेके आ गए गोरखपुर के लिए। और कल ही नवरात्र की शुरुआत भी हुई। जी, नवरात्र की जय माता रानी। आज नवरात्र के सबके ढेर सारी शुभकामना। हम भी व्रती है, सब लोगन के बहुत सारा माता रानी बोले साचे दरबार की जय, शेरा वाली माँ सबको प्रसन्न रखे। तो ये हुआ। अब अपर्णा जी, मैं जल्दी क्विक गिनवाता हूँ आपको।
एम्स की शुरुआत हुई, जहां पर आज इस ओपीडी को, यहाँ 60 लाख का मंडल है जो ओपीडी से बहुत फ़ायदा हो रहा है। एम्स के 500 बेड से लेके ऑक्सीजन प्लांट, कल प्रधानमंत्री जी ने 15 ऑक्सीजन बड़े बड़े मैसिव प्लांट्स की, उसमें 3 प्लांट तो गोरखपुर में हुआ, जो हम लोग एक दुखद घटना कोविड के दौरान से गुजरे थे, उसके बाद से अब हम लोग पूरी तरह सक्षम हो गए। अब हमारे पास रेलवे अस्पताल है, बीआरडी है, टीबी अस्पताल है, एम्स है, हर जगह अपने स्वयं के प्लांट्स हैं। धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को, धन्यवाद दूंगा मैं राज्य सरकार को, पूज्य महाराज जी को। ये हो गया 4 लेन 6 लेन्स हमारे पास पूरी तरह है। यहाँ पर एक समस्या, गोरखपुर इस तरह कटोरे की तरह है, तो जब भी नेपाल पानी छोड़ता है तो गोरखपुर डूब जाता है। और कई लोगों के टाइम पे उस तरह प्लानिंग हुई, लोग मकान बना दिए, नाली नहीं बनाए, तो वो चलिए समस्या जो भी थी, अब उसको करने के लिए अभी हैदराबाद की कंपनी आई है। अगले साल से यहाँ पानी का एक जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, उसको ख़त्म करने के लिए पूज्य महाराज जी ने आदेश दे दिया, पूरी टीम लग गई है, हम लोग वो काफ़ी कर रहे हैं। जितने भी वायर्स थे इलेक्ट्रिक के, उसको हम लोगों ने सब अंडरग्राउंड करने की पूरी तैयारी होगी, काफ़ी हो चुके हैं। पोल्स को लेके, बेटियों को मेडिकल से लेके एजुकेशन लेवल को काफ़ी बड़े लेवल पे लेके जाना है। अभी हमने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को गोरखपुर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय महाविद्यालय बनाने के लिए भी यस वो दे दिया। मुझे लगता है वो भी जल्दी आपको ये आ जाएगा। एयरपोर्ट के अपराह्न को बढ़ा रहे हैं, इसका एयरपोर्ट छोटा था, तो उसको मैंने राजनाथ जी अपने रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने इसको ओके भी कर दिया। अब यहाँ पर डे एंड नाइट फ्लाइट्स की सुविधा शुरू होगी। अभी 14 जहाज चलते हैं, तो गोरखपुर को हर तरीके से, यहाँ गीडा महाराज जी ने बनवाया, तो गीडा में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े पावर सेक्टर्स के लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। गोरखपुर को बनारस लखनऊ के बाद एक इंडस्ट्रियल रूप में हब की तरह बहुत बड़ा देखा जा रहा है। सीएम सिटी, गोरक्षनाथ बाबा, ये तो सब हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोगों को, क्योंकि कनेक्टिविटी जो रेलवे स्टेशन की है, बस स्टेशन की है, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी, 14 जहाज हैं जो हर जगह, दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर, एवरीवेयर यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो वो अब हम लोग को बहुत स्ट्रांग बनाना है अपर्णा जी। तो हम लोग गोरखपुर आने वाले समय में, जो 70 साल में गोरखपुर में नहीं कोई तरक्की नहीं हुई, पिछले महाराज जी ने 2017 से लेके 2021 में हम लोग बैठे हैं, गोरखपुर के इतिहास में का हो, गोरखपुर बदल गई कि ना बदलल? खुश हैं कि नहीं आप लोग? प्रसन्न हैं महाराज जी की दूरदृष्टि से? अपने सांसद से खुश हो कि नहीं हो? हर महादेव बोलो, हारा हारा। नाभि से आवाज आए के चाहिए, बोलो नमः पार्वती पते। यही महाराज जी का जज्बा है, गोरक्षनाथ बाबा का जज्बा है, इसी को जीवित रखना है, इसी पर जीतेंगे। 350 सीट लाना है। ये सनातन धर्म, ये सरकार, ऐसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर वाली कभी नहीं आपको मिलेगी। इसको कहीं से जाने नहीं देना है, इसको तय कर लीजिए, आप लोग गांठ मार लीजिए। विरोधियों को आप लोग को ध्वस्त करना है, उनके सारे जो ये गलत पाप एक लेके चल रहे हैं, एक अच्छी सच्ची सरकार को ध्वस्त करने, बेदाग करने, दाग करने महाराज जी को, उसको आप लोगों को गिराना आप लोगों का काम है। यहाँ से निकल कर इस बात को आप लोग जहन में रखिए, सब जगह सबको बताइए ये बात।